हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं कोई भी वीडियो अब तक मैंने अपलोड नहीं करी है। तो एक्चुअली बहुत सारे काम थे, तो पहले मुझे था कि मैं वो पहले अच्छे से कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद जो है मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करनी शुरू कर दूंगा। तो बस देखिए, मैं सेशन 2024-25 की जो वीडियोस है वो अपलोड करनी शुरू कर दी थी। और मैंने जो क्लास 10th ICSE फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज फोर्स, उसके पार्ट ए को मैंने डिस्कस कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए थे। आज मैं पार्ट बी को डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्राई मेरी यही रहेगी कि इन डेप्थ हम इसकी स्टडी करें, इसके बारे में अच्छे से जानें, क्योंकि आजकल कंसेप्चुअल पेपर आता है आपका, और कंसेप्चुअल पेपर आने की वजह से अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप उनके आंसर्स जो है, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा ये शेयर होता है, तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है और कहीं उनकी हेल्प हो पा रही है, तो ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉय के साथ जिसको सीरियसली मैंने जब अपने फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मैं बहुत ही फैसिनेट हुआ था इसको देखकर कि कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पूरा जो ये टॉय है ये बैलेंस करके रखा जाता है। और ये रियलिटी में होता है, ये सिर्फ पिक्चर दिखाने के लिए नहीं है, ये सचमुच में ये हम चाहें तो किसी एक पॉइंट पर पूरी बॉडी को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे एक एग्जांपल और भी है मेरे पास, जैसे कि एक्रोबैट का एग्जांपल है। अब इसमें देख सकते हो कि आप कि उसने कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने पूरे शरीर को बैलेंस किया हुआ है। अब इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअलिटी में ये कैसे पॉसिबल है और हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है ये हमारा बैलेंस पॉइंट है, और यहां पे बात हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो बॉडी है, मान लेते हैं कि बेटा देखो ये इसका राइट हैंड साइड का सारा पोर्शन है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा पोर्शन है, राइट। ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसका जो वेट है वो यहां नीचे एक्ट करेगा, और ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे इन सभी का वेट जो है वो यहां इस तरफ नीचे की तरफ एक्ट करेगा। मान ले इसमें मैं 2-3 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं। 3 पॉइंट कंसिडर कर ले, यहां पर भी मैंने 1, 2 और ये 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए। इसका वेट यहां पे, इसका वेट नीचे, इसका वेट नीचे, सिमिलरली यहां नीचे, क्योंकि वेट जो है वो हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमेशा ये कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड में जितने भी वेट हैं वो इसको एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। क्या देगा? एक क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी पार्टिकल्स का वेट है, मानते ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट क्योंकि ये मेरे इस फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में है तो ये सभी के सभी मिलकर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे। बस जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ काउंटर बैलेंस हो जाए, या मैं कह सकता हूं बैलेंस हो जाए, या मैं ये बोल देता हूं कि नेट टॉर्क बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट 0 हो जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बार हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और डिटेल में समझते हैं, टेंशन ना लो, पहले आप इसको समझिए क्या है। एक बात बता देता हूं, 2023 के पेपर के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थी एज ए डेफिनेशन पूछी गई थी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। अगर वो 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने नहीं लिखे थे तो उसमें नंबर कटने थे, ठीक है। हमें खुद इंस्ट्रक्शन दी गई थी तो हमने उस हिसाब से उसके नंबर काटे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है, देखिए ये है वो पहला कीवर्ड, ये पॉइंट वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। सो इट इज अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम होता है, सिंपली आप ऐड कर रहे हो, सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट्स। अब वेट्स जो है ये दूसरा कीवर्ड था। अब अगर आप वेट की जगह पे मास लिख देते तो वहीं पे गलत हो जाता। तो हमने वेट लेना होता है, उस वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के वेट की वजह से टॉर्क हमने कैलकुलेट किए। जब उन सभी टॉर्क का एडिशन किया
तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अच्छा, अब अगर आपके मन में आ रहा है सर ऐड करके कैसे 0 आ सकता है, तो समझिए मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था। पिछले लेक्चर मतलब कि अगर आपको याद हो, मैंने अपने जो पुराने लेक्चर अपलोड किए थे, अगर आप उसमें देखोगे तो मैंने कहा था कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है हम हमेशा उसके सामने एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसके सामने हमेशा पॉजिटिव साइन लगाते हैं। और ऐसा क्यों लगाते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, आपको समझ में आएगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट उसके लिए हम नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन क्यों लेते हैं, वहां पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट इज पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड, अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास अगर एक मीटर स्केल लिया जाए, मीटर स्केल मतलब ये है 0 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं मेरे पास 100 सेंटीमीटर है। मुझे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आई नो आप 2 मिनट में बता दोगे सर अगर हम चाहें तो 50 सेंटीमीटर में आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं, आसानी से बैलेंस हो जाता है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है कभी कभार ना बच्चे हमारे पास कुछ स्केल ऐसे भी होते हैं, देखने में तो 0 से 50 सेंटीमीटर है, कैसे है 0 से 50, चलो 50 का छोड़ो मैं सेम ही ले लेता हूं, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का ही मैं ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, क्या लेता हूं मैं 100 सेंटीमीटर ही ले लेता हूं। अब जब आप उसको उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे ना, ये जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा 50 सेंटीमीटर पे ही बैलेंस होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या अजीब बात बोल दी आपने, एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या है कि थ्योरेटिकली अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्केल है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में एग्जैक्टली उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे हमारे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती है। लेकिन अगर मेरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरे स्केल के अंदर, मान लो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक साइड पर मास थोड़ा सा ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू दूसरे साइड के, मैंने ऐसे साइड मींस 50 सेंटीमीटर मार्क के लेफ्ट और 50 सेंटीमीटर मार्क के राइट। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। टेंशन ना लीजिए, मैंने आपको वो प्रैक्टिस करवानी है तो वो मैं करवा दूंगा, वो मेरा काम है, लेकिन पहले बातों को समझे तब आपको समझ में आएगी। तो देखिए ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा अगर आप चाहे तो 50 सेंटीमीटर बोल के एकदम से आप उसको चाहे तो बैलेंस कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से इसके एक साइड में ज्यादा मास आ गया और अगर एक साइड में थोड़ा कम मास हो गया तो ऑब्वियस है बेटा कि इस तरफ आपका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इस तरफ का, जिसकी वजह से नेट टॉर्क आपका 0 नहीं हो पाता। तो नेट टॉर्क 0 करने के लिए आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये 50 सेंटीमीटर है, इसकी जगह पे आप आराम से चाहें तो 48 या 49 पे उसको बैलेंस कर पाओगे। अगर आप 50 के अलावा जो एग्जैक्टली उसका सेंटर पॉइंट है उसके अलावा किसी और पॉइंट पर पूरी की पूरी बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हो तो उसका सबसे पहला मतलब यह होता है कि ये जो बॉडी है ये आपकी यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। और अगर आप 50 की जगह पे 49 पर बैलेंस कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि 50 के लेफ्ट साइड पे ज्यादा मास है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा शिफ्ट हो जाती है उस तरफ जहां पे ज्यादा मास होता है। अगर आप मुझे कहो कि सर ये मैंने इसको ट्राई किया था बट 50 की जगह पे ना ये 51 सेंटीमीटर पे जाके बैलेंस हुआ, 50 में तो बैलेंस हो नहीं पाया बट 51 पे बैलेंस हुआ, तो मैं आपसे ये कहूंगा देखो 50 में बैलेंस नहीं हुआ इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। और दूसरी बात, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 51 सेंटीमीटर पे होने की वजह से, क्योंकि वहीं पे बैलेंस हो पा रहा है, होने की वजह से इसके राइट साइड पे ज्यादा मास था, 50 के राइट साइड पे ज्यादा मास था। जब आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पे। इसलिए बातों को समझे, एक एक बात को नोट करें मैं क्या बोल रहा हूं आपको। जितना आप अच्छे से नोट करेंगे, जितनी बात आप अच्छे से लिखोगे, आप हर क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन मेरे हर एक वर्ड को, हर एक बातों को अच्छे से समझना, नहीं समझाते इसको रिपीट करो, ठीक है, लूप में समझो इसको 1-2 बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने ये चीज डिस्कस करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्केल है,
0 से 100 सेंटीमीटर है। अगर ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा आपकी एग्जैक्टली उसके सेंटर पे पाई जाएगी, जो कि 50 सेंटीमीटर मार्क है। अगर 50 सेंटीमीटर के अलावा किसी और पॉइंट पर अगर ये बैलेंस हो रहा है, तो आपका बैलेंस पॉइंट कहां है, वो ये है आपका। और बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम कहते हैं कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पर अगर आपका पूरा स्केल बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। ठीक है, मतलब उसके एक साइड पे मास ज्यादा है, एक साइड पे मास कम है। तो जिस तरफ हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाती है, उस तरफ या उस हाफ पार्ट पर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दूसरे हाफ पार्ट के। ये बात प्लीज आप समझ लीजिए। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है वो मैंने डिटेल में बता दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे बड़ी बात है कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है और ये शिफ्ट हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी शिफ्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है शिफ्ट। और सबसे बड़ी बात जो मैं आगे जाके भी बताऊंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल जरूरी ये भी नहीं है कि वो हमेशा बॉडी के विद इन ही लाई करेगा, बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। उसकी एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा, पर पहले हम इस बात को जल्दी जल्दी खत्म कर ले। तो मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट बता रहा था कि द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउसोएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। बॉडी को जैसे मर्जी आप प्लेस कर दो, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पूरे बॉडी का जो वेट है, हम मानते हैं कि इट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं उस बॉडी को बैलेंस कर सकता हूं। एक बहुत अच्छी यहां पे लाइन है जो मुझे आपको दिखाना था, एक तरह से नोट करके आप लिख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो यही था कि मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसके विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, देखिए ये मेरी पूरी बॉडी दिख रही है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स लिए गए हैं, हर पार्टिकल का वेट दिखाया गया है जो एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। W1 W2 W3 सब ऐसे दिखाए गए हैं। तो यहां बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू द वेट W1 W2 W3, जितने भी पार्टिकल्स है उन सभी पार्टिकल्स का वेट निकाला गया, उन सभी वेट्स की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क निकाला गया, तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये बात प्लीज समझ लेना, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो उसने कहा था कि नेम द पॉइंट जहां पर पूरे वेट्स का जो नेट मूवमेंट हम निकालेंगे तो 0 आता है, उस पॉइंट का नाम क्या है, तो आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या तो ये था या तो एक रीफ्रेजिंग करके पूछा गया था इस चीज को ही कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क या मूवमेंट ऑफ वेट्स, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसका आंसर 0 था। तो दोनों में से कोई एक था, बट था जो, आप चेक कर लेना, पक्का मिलेगा आपको। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। यहां से पूछा जा सकता है कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कि यार ये डिपेंड करता है शेप पे। वैसे मुझे ज्यादा जो पसंद है वो ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स पे ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे जो एग्जाम्पल दिया है वो भी मैं समझा देता हूं, अपनी तरफ से भी एक बात बताता हूं कि जैसे मान लीजिए यार कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्केल है। इफ इट इज अ यूनिफॉर्म स्केल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 है, ये 100 सेंटीमीटर का, ये एक मीटर स्केल रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो 50 सेंटीमीटर में आराम से आप चाहेंगे तो इसको बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी यहां पर हो जाएगी। याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला, सेंटर ऑफ मास मत बोल देना, वहां गलती हो जाती है। अब मैंने क्या किया कि 100 सेंटीमीटर का लेंथ तो लिया, बट जो शेप है वो मैंने थोड़ी चेंज कर दी। ध्यान से देखिए प्लीज, क्या कर दिया मैंने, उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज कर दी। तो ये 0 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है और ये 100 सेंटीमीटर का पॉइंट है। अब अगर एग्जैक्टली आपसे पूछूं तो क्या मैं इसको 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस कर सकता हूं? तो अगर आपने मेरे कंसेप्ट को समझ लिया तो आप एकदम से बोलोगे नहीं सर, हम इसको 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बोलेंगे सर क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, और मैंने ऑलरेडी बताया है कि जिस तरफ आपका मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। आप देख सकते हो कि इसके बीच वाले पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपको ज्यादा मास मिल रहा है ना, यहां पे क्या है, ज्यादा मास है। क्योंकि यहां पे ज्यादा मास है इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहां पे कहीं पे होगी। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट।
सो प्लीज बात को समझे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा शिफ्ट होती है उस तरफ जहां पे ज्यादा मास होता है। अब जो एग्जांपल यहां दिया हुआ है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है, उस वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? ऑफ कोर्स उसके सेंटर पे। लेकिन अगर इसी वायर को की जो शेप है वो मैं चेंज करके एक रिंग बना देता हूं, तो अब आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हो जाएगी? ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो कि पहले वो नीचे वाले पॉइंट पे था, अब वो ऊपर चला गया। देख सकते हो कैसे शिफ्ट हुआ? तो कैसे शिफ्ट हुआ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है, नंबर वन। नंबर टू, ये शिफ्ट हो सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप इस फिगर में देख सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जरूरी नहीं होता, बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि वो मटेरियल या मीडियम के अंदर होगा, मीडियम से बाहर भी हो सकता है। और वही जो है ना, मेरा आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे दिखाई देगा। यहां पे लिखा हुआ है, कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मटेरियल ऑफ द बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अब इसमें कई सारे एग्जांपल्स में एक बेस्ट एग्जांपल मैं बता ही चुका हूं, आपका रिंग इसका एग्जांपल है। आप चाहें तो इसका सफियर जो है वो एग्जांपल दे सकते हो, बट सफियर कौन सा? होलो सफियर की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली आप चाहें तो एक होलो कोन का एग्जांपल दे सकते हो, होलो कोन का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सब जो है ये आपके इसके एग्जांपल हो जाते हैं नोट के। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको ये, हाँ एक ये भी मेरा एग्जांपल मैंने चूज किया था आपको समझाने के लिए कि जैसे देखिए कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी शिफ्ट होती है। अगर मान लो एक पर्सन जो है वो स्विमिंग पूल पे डाइव मारने वाला है, तो अगर आप देखें तो अगर एग्जैक्टली वो सीधा खड़ा है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहां लाई कर रही है आपकी। और अभी जब उसने हाथ ऊपर किए उस टाइम भी बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे ही है। और जैसे इसने अपने आप को बेंड किया, देख सकते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के बिल्कुल जस्ट बाहर आ गई। बॉडी के जस्ट एकदम से कहां जाती है? बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आपका जो शेप है बॉडी का चेंज हुआ, मास की डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ गया, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी से बाहर आ गई है। तो यह भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, मुझे था मैं आपके साथ ये शेयर कर लूं। ओके अब हमने ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरियस शेप के स्टडी करने हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं यार, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल की पिछली प्रीवियस उठा के देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या ना कोई ना कोई कंसेप्चुअल बात आपसे पूछी गई है और ड्रॉ करने को भी आया हुआ है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा मजेदार तरीके से आपको समझाऊंगा ये एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग की। रिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे लाई करता है। दूसरा, मेरे पास अगर मैं सफियर लेता हूं, चाहे ये होलो है चाहे सॉलिड है, उस केस में भी एग्जैक्टली सेंटर में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तीसरे नंबर पे ना टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, या मान लीजिए कि मेरे पास एक, ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा बट मान लीजिए स्क्वायर है, तो जब इनके डायगोनल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है वो होती है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि इस केस में देखिए ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये मेरी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब शुरू होता है असली खेल। चौथे नंबर पे शुरुआत करेंगे हम पहले तो सिलेंडर से। ठीक है, सिलेंडर से इसकी शुरुआत करते हैं। सिलेंडर की शेप में देखिए, ध्यान से देखना, ये मेरा एक सिलेंडर है। ठीक है, ये मेरा सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन को अगर आप स्टडी करो, ये तो ये इसका एक्सिस होता है। इस एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपकी लाई करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया, फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर, सो ट्रायंगुलर लैमिना। यार ये 2-3 बार पूछ चुके हैं, ड्रॉ करने को भी आया था। और आपको पता है एक बार जब ये ड्रॉ करने को आया था तो कितनों के गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे वो भी बताऊंगा आपको, पहले समझो। तो ट्रायंगुलर लैमिना में क्या होता है, कहते हैं कि जब आप कोई भी ट्रायंगल लैमिना कैसे भी ट्रायंगुलर शेप का मतलब स्ट्रक्चर है ये नहीं बोलना राइट एंगल, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ए ट्रायंगुलर शेप। तो जहां पर इनके मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। अब बोलोगे सर गलती क्या हुई? पहली बात, इसको लिखने के 2 तरीके थे। पहला तरीका तो ये था कि आप ये लिख दो कि वेयर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। नहीं तो कईयों को ना ये प्रोविजन थी कि वो ड्रॉ करके भी बता सकते थे। जिन्होंने ऐसा ड्रॉ किया ना उसके नंबर कट गए,
अमन में सवाल लगा सकते नंबर क्यों कट गया यार? नंबर इसलिए कटे क्योंकि यहां शो कर रहा था। मीडियंस की खास बात होती है कि वो जहां पे, जैसे मान लो ये अगर मैंने मीडियन ड्रॉ किया तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वली काटेगा। तो यहां पर एक डैश और यहां पे एक डैश शो करना था, यहां पे डबल डैश और यहां पे डबल डैश शो करना था। अगर ये नहीं किया तो नंबर कट गए थे। काइंडली इसको नोट कर ले अपने बुक में, अगर आपके नहीं बना तो ड्रॉ कर ले, फिर मैं कहना कि भाई हमने बताया नहीं आपको। हमने बताया था, अगर आपने नहीं सुना तो भाई मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रायंगुलर लेमिना है वो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? चलिए सिक्स्थ नंबर पे चलते हैं। अब जब हम सिक्स्थ नंबर की बात करते हैं बेटा, तो अब ये सिक्स्थ और सेवंथ खतरनाक और इंपॉर्टेंट। इस पे तो इस बार 2023 के अंदर न्यूमेरिकल भी आया था। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे होलोकोन की। होलोकोन की बात करेंगे। अब जब होलोकोन की बात होती है तो उस केस में ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये देखिए, ये मैंने बनाया अपना होलोकोन। बेटा ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं, हम कहते हैं वर्टेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी एक बार आया था कि वर्टेक्स से बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, तो वहां प्रॉब्लम ना आ जाए ना। इसलिए जो नीचे वाला पॉइंट आप देख, नीचे वाला जो सतह देख रहे हो उसको हम बेस कहते हैं। और एग्जैक्टली ये जो देख रहे हो आप यहां पे, ये आपकी हाइट होती है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड हाइट जो आपने बोलना बोल दो। पहली बात, ये एक होलोकोन है और होलोकोन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से h/3 हाइट पर होता है। h का मतलब वर्टेक्स से लेके बेस तक का पूरी हाइट है वो h है आपकी। तो बेस से कितने ऊपर होता है? h/3 हाइट पे होता है। लेकिन आजकल ना क्वेश्चन बड़े खतरनाक तरीके से पूछते हैं। एक बार पूछा था कि वर्टेक्स से बताओ कितना, वर्टेक्स से उसकी दूरी बताओ। तो जब वर्टेक्स से इसकी दूरी पूछी गई ना, तब हमें क्या करना था कि हाइट में से ये नीचे वाली हाइट को माइनस करना था। तो आंसर आएगा 3h माइनस h डिवाइड बाय 3, मतलब 2h/3। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर द होलोकोन। फॉर द होलोकोन इस बार 2023 में जो आपका पेपर आया था उसमें रेफरेंस लिया था एक आइसक्रीम कोन का, ठीक है। होलोकोन का एग्जांपल जो था वो लिया था। नंबर में शायद मैं गलती मेरे में हो सकती है, बट पूछा क्या गया था मैं उसके बारे में बता रहा हूं। उसमें दिया था कि हाइट आपको दी गई थी, मान लेते 6, आई थिंक 6 ही था सेंटीमीटर उसमें दिया गया था आपको। और आपसे पूछा गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन कहां से होगी। तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप इस केस में निकालेंगे, क्योंकि h/3 होता है, तो आपने बस 6/3 करना था, जिसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, कई बच्चों ने क्या किया, कई बच्चों ने ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। जब आपने अगर इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल किया है, जैसे मतलब आपने लिख दिया 2/3 ऑफ 6, तो ये आ गया 2, तो आंसर कितना आया 4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चे अगर आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो आपको लिखना पड़ेगा कि 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स, फिर लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते तो ये ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है हम जब भी पूछते हैं वो बेस से पूछते हैं। लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो भाई प्लीज फिर वर्टेक्स का नाम जरूर दे देना कि भाई वर्टेक्स से इसकी जो दूरी है वो ये है। आई होप क्लियर है यार बात, है ना। बस अगर पसंद आई बात ना तो एक बार लाइक ठोक दो जल्दी से, ठीक है, ताकि और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनको भी पता लगे कि क्या करना क्या नहीं करना। क्लियर? तो ये हमने जो बात करी है, ये बात करी है होलोकोन की। अब बात कर लेते हैं यार सॉलिड कोन की भी एक बार, और खत्म करें इस चीज को। जब हम सॉलिड कोन की बात करते हैं, और सॉलिड कोन के केस में क्या होता है, ऑब्वियस से पूरी तरह भरा हुआ है। और पता है इसी के ऊपर ही, इसी बार ही 2023 के अंदर आपसे ना एक्चुअली क्या था, 3 मार्क्स का था। पहले में पूछा गया था डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, कहता कि अगर मैं कोन को आइसक्रीम से भर दूं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज आएगा, उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा। तो आंसर था यस। अभी बताया ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। देखिए अभी इस केस में ये भी वर्टेक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी हाइट है टोटल h, तो ये क्या है बच्चों, यहां पे इसकी हाइट है h। तो बेटा सॉलिड कोन में क्योंकि नीचे वाले हिस्से में भार ज्यादा होता है, नीचे वाले में मास ज्यादा होता है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी शिफ्ट होकर नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से अब ये जो हाइट है वो बन जाती है h/4। क्या बन जाती है? h/4। पीछे में क्या था? पीछे में था h/3, याद रखें।
तो h/3 अगर 1/3 करता तो 0.33 बनता है, राइट। अगर h/4 करूं तो ये 0.25 बनता है। तो आप समझ सकते हो हाइट छोटी हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप मुझे पूछते हो कि सर वर्टेक्स से बता दो फिर से कितना आया, तो मैं कहूंगा यार देखो वर्टेक्स में क्या करेंगे, h माइनस h/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 3h/4। 3h/4 सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाता है। तो जो क्वेश्चन 3 पूछे गए थे वो मैंने बता दिया आपको। पहला क्वेश्चन था स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने बता दिया, उसमें 2 कीवर्ड चाहिए थे। फिर पूछा गया था कि आपको हाइट दी हुई थी तो बोला था सेंटर ऑफ ग्रेविटी होलो कोन का कहां पे होगा, मतलब सॉफ्ट, जो सॉफ्टी का कोन होता है वो वाला। तीसरे में कहा था कि अगर मैं उसको आइसक्रीम से भर दूं तो बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई शिफ्ट आएगा, तो आंसर था आएगा। बट कई लोग कभी कभार ज्यादा लिखने के चक्कर में गलतियां कर देते हैं, जो ज्यादा मत लिखा करो। आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ बोलो हाँ आएगा, दैट्स इट। फिर ज्यादा जस्टिफिकेशन देने लग जाते कई लोग, इतने हाइट पे होगा, ऐसे होगा ना, भाई कुछ मत करो, जो पूछा गया है एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर दिया करो, ठीक है। कभी कभार देखो अगर आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि भाई जो आप आंसर दे रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, फिर देते रहो आंसर, भरते रहो पेपर, क्या फायदा उस चीज का। लेकिन जब वो है ही 1 नंबर का और आपसे जो पूछा गया अगर आप उसका जवाब दे दो तो मिलना उतना ही नंबर है। तो थोड़ा स्मार्टली करना पेपर, ऐसे नहीं लगे हुए हो एकदम से। सॉलिड कौन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। कहां पे शिफ्ट हुई, कैसे शिफ्ट हुई समझ में आया, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है आपका। क्लियर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यार देखो ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको ढंग से करना है। इसमें से ये ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है यार, कॉन्स वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके बताने की बातें नहीं है, ठीक है। चलिए फाइनली अब 1-2 छोटी छोटी बातें हैं वो मैं खत्म कर दूं और ये वीडियो खत्म करते हैं। सबसे पहली बात यार ये देखो कि सपोज कर लो कि मेरे पास यहां पर एक शीट है और इस शीट के ये एक कॉर्नर है ए। अगर मान लो इस कॉर्नर ए को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो कैसे दिखेगा, ये फ्रीली सस्पेंड कर दी, मान लो यार एक नेल लिया, उस नेल में ये ए के थ्रू मैंने नेल निकाला और नेल को पकड़ लिया, तो ये जो शीट है वो कुछ ऐसा सा आपको थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, सुंदरू सा बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये थोड़ा इस तरीके से आपका रखा जाएगा, राइट। नहीं यकीन तो आपके सामने एक पेपर लो, पेज ले लो यार, उसको घुमाओ तो इस तरह की शेप ले लेगा वो, मैं पकड़ोगे तो ऐसे शेप आ जाएगा। तो जिस पॉइंट पे इसको लटकाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का इसका नाम लेते हैं, ठीक है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ना, इसको मैं एस नाम दे देता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली लाई करती है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे, कितना नीचे वो बात अलग है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहां लाई करती है, हमेशा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के वर्टिकली डाउनवर्ड, जो लाइन अगर खींचो तो उसी लाइन पे कहीं पे लाई करती है। ये बात मुझे समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दूसरी बात, अब आज की डेट में यार हम कहते हैं लो प्रोफाइल कार्स, हम जो फास्ट कार्स होती है वो लो प्रोफाइल कार्स होती हैं, क्यों होती है। देखिए यार एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं यार कि आपके पास एक स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में थोड़ा हाइट ज्यादा होती है ना, इसलिए बड़ा ऐसा बना दिया। और मान लो एक फरारी की अगर मैं बात करता हूं तो फरारी आपने देखी होगी कि बिल्कुल लो प्रोफाइल होती है। तो रीजन सिर्फ इतना है डियर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की सारी बात है। अगर मैं एक स्कॉर्पियो की बात करता हूं, ठीक है, गाड़ी बहुत अल्टीमेट है, मुझे बहुत पसंद है, बट ऑब्वियस है हम फिजिक्स के हिसाब से इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो में क्या होता है कि हाइट ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होने की वजह से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जमीन से थोड़ा ऊपर होती है एज कंपेयर टू लो प्रोफाइल कार्स, जैसे कि फरारी है। फरारी केस में बहुत कम हाइट के ऊपर में ही आपको आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलती है। लेकिन ये बात भी सच है कि स्कॉर्पियो के नीचे इंजन हैवी होता है, सब हैवी होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नहीं होता कि एग्जैक्टली बीच में लाई करता ना। अगर मान लो ये मेरे स्कॉर्पियो का सेंटर है तो उस सेंटर के थोड़ा नीचे, तुम पता लगे कि स्कॉर्पियो वाले कहें कि भाई ये क्या बता रहा है नहीं फैक्ट बता रहा हूं, बट हाँ मैं ये बात तो सच है कि नीचे इंजन इतना होता है, हैवीनेस इतनी होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे जो है वो शिफ्ट हो जाता है आपका। लेकिन एज कंपेयर टू लो प्रोफाइल कार्स की अगर बात करेंगे तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो प्रोफाइल कार्स की बहुत नीचे होती है, और जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड की तरफ होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है, उतना इजिली वो पलट नहीं सकता। इसलिए स्कॉर्पियो में कभी कभार क्या होता है, जब आप बहुत तेजी से चलाते हो और एकदम से टर्न अगर आप लेते हो तो आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ टॉपल कर जाओगे, बट ऑफ कोर्स गाड़ी तो स्कॉर्पियो है ही है, बट द थिंग इज भारी जरूर है, बट ऑफ कोर्स उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी जमीन से थोड़ी ऊपर होती है। एंड
इसलिए एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो अगर आप फास्ट कार्स की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी नीचे होगी, लो प्रोफाइल कार्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है, इसलिए वो स्टेबल ज्यादा है और इसलिए वो ज्यादा तेजी से आपकी जो है वो टर्न ले पाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप यार ये सारा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर किया करो यार प्लीज। अगर आप तुम लाइक नहीं करोगे तो ये पॉपुलैरिटी में नहीं जाएगी वीडियो, अगर पॉपुलैरिटी में नहीं जाएगी तो यार और लोगों को पसंद नहीं, अगर पसंद करवाना भी तो हमारा ही काम है, ठीक है ना। तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से यार लाइक आप भी दबा दीजिए, है ना, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो आएंगी उसके जो फटाफट जो अपडेट है वो आपको मिलते जाएंगे। और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर कर दूं ताकि आपके भी अच्छे नंबर आए। और जब आपके अच्छे नंबर आए तो यार इस बार नो डाउट, इस बार जिन जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए थे उन्होंने अपना मान के मुझे मेल किया है और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे पास आए, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।